हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में, जिसमें हम एक बीकॉम का इग्नू का एक सब्जेक्ट कोड लेके चले जिसका अभी एग्ज़ाम है और फर्स्ट एग्ज़ाम उसी का। तो उसकी एक सुपर फास्ट रिवीजन को लेके मैं आपको ये टॉपिक कराना चाह रही हूँ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये हर साल पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप करके ज़रूर जाना है। इनसे आपको रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैंने कराया है उसमें से आपका 70% एग्ज़ाम ज़रूर आएगा, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। अगर नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत सर्च करके ये क्वेश्चन निकाले हैं, तो आप इनको अच्छे से करके जाना, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। गाइस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है कि उदासीनता वक्र से उपभोक्ता संतुलन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगी ताकि दोनों बच्चों को थोड़ा सा आसानी हो जाए समझ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर गिवन इनकम। जहाँ पे कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता होता है। वहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, संतुष्टि मिलती है किसी चीज़ को खरीद कर। तो उसे क्या बोलते हैं? हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। जैसे उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जब दी गई आय से अधिकतम संतुष्टि मिलती है। तो जैसे हमने कोई किसी भी, हमारे पास एक चीज़ थी, कोई गुड हमें परचेज़ करनी थी, तो वो चीज़ हमें परचेज़ करने के लिए हमारे पास जो इनकम थी, हम संतुष्ट है। जैसे कोई चीज़ 10 रुपए की है और वो बंदा अगर 10 रुपए में उसको दे रहा है, तो वो क्या है, हमें इक्वल संतुष्टि है कि हाँ ठीक है, वो दे रहा है इतने में और वो भी खुश है, हम भी खुश है, ठीक है। तो एक होता है, इसकी कंडीशन क्या क्या रखी जाती है? टेंजेंसी। बजट लाइन इज अ टेंजेंट टू आईसी। इसी से हमारा आईसी वक्र बनते हैं, जो भी होते हैं वो मोस्टली इसी में से बनते हैं। आईसी पे भी, आईसी वक्र पे भी हमारा क्या आता है, क्वेश्चन आता है। एक होता है कन्वेक्सिटी, आईसी इज अ कन्वेक्स, ठीक है। एक होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स, ठीक है। तो एट अ टेंजेंसी पॉइंट, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका? एक्स एक्सिस गुड एक्स, वाई एक्सिस गुड वाई, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड। इसमें क्या बनेगा कि हमारा ऐसे डाउन, ये हो गया ओ एक्स वाई, ठीक है। तो जो भी है हमारा स्लोप क्या होता है, वो डाउनवर्ड जाता है इसका, ठीक है। आप ये याद रखना, आईसी वक्र कभी भी मतलब ऐसे एक दूसरे को मतलब टच नहीं करते, ठीक है। मतलब काट देंगे लेकिन ऐसे इक्वल नहीं जाएंगे। इसके बाद हाथ होता है हमारा ड्रॉ कर्व इन डिफरेंस कर्व टचिंग द बजट लाइन एट द एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ ई। पॉइंट ऑफ ई हमारा जैसे ये है, ठीक है। तो ये हमारा कन्वेक्स पे ऐसे चला जाएगा। तो गाइज ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे, आप पूछोगे ये कैसे बना? क्योंकि हमें यहाँ पे मान लो कोई चीज़ यहाँ 5 थी, यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 15 थी, ऐसे इधर 5 10 रुपये थे और 15 रुपये थे। तो 10 चीज़ मिल रही है हमें 10 रुपये में, तो इससे क्या होता है, हमें ये स्ट्रेट आएगा थोड़ा। आप इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, ठीक है, ये 10 रुपीज़ पे आ गया ये। तो ये हमारा ई पॉइंट होता है, जहाँ पे क्या मिलता है, हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है और यहाँ पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। जहाँ पे इक्वल मतलब ये चीज़ हमारी इतनी तो इधर से मिलेगी, इतनी इधर से। ये कब समझा रही हूँ मैं आपको? कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम जरूर बना के आए। डायग्राम के अलग से मार्क्स मिलते हैं। देखो, थ्योरी पढ़ने का टाइम हर टीचर के पास नहीं होता, ना तो कोई पढ़ता है, ठीक है। अगर उसने डायग्राम से अच्छे से उसको प्रेजेंट कर रखा है, ब्लैक पेन से डायग्राम बना रखा है, अच्छे से डेफिनेशन लिख रखी है ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करके, तो वो उसको फुल मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो थ्योरी थ्योरी ना लिखे, आप डायग्राम भी बना के आए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, मतलब परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो इसमें क्या होता है, चीज़ें चेंज होती रहती है, कम या ज़्यादा होती रहती है। तो एज अ वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज विद फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है हमारी। एक होते हैं और टीपी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज देन स्लो डाउन एंड फाइनली फॉल्स। मतलब चित्र साधनों के साथ परिवर्तन साधन बढ़ाने पर कुल उत्पाद टोटल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है, फिर घटती दर से बढ़ता है और अंत में गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टेज क्या होती है? इंक्रीज रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया इसमें, इंक्रीज एट अ इंक्रीज रेट। और मार्जिनल रेट क्या हो गया, इंक्रीज एंड द रीच मैक्स, मतलब इंक्रीज रेट को भी क्रॉस कर जाता है। जब हमें आइडिया नहीं होता कि यहाँ तक चला जाएगा, उसको भी क्रॉस कर जाता है, तो वो मार्जिनल पे चला जाता है, मतलब कुछ एडिशनल में। डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होना, ठीक है। तो इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज हो रहा है लेकिन घटती दर पर हो रहा है। फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, ठीक है।
मतलब गिर रहा है लेकिन अभी फ़िलहाल पॉजिटिव तक है, ठीक है। नेगेटिव रिटर्न जब कोई चीज़, जैसे मान लो ये था हमारा, ठीक है। अब एक सेकंड, और ये दो बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाता है, तो ये होती है उसकी मैक्सिमम लिमिट। इसके बाद वो क्या आता है, घटना स्टार्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी ऐसे ये बढ़ती जाती है, ये मार्जिनल रेट है। फिर ये क्या होती है, ये जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो ये नेगेटिव भी चली जाती है, यहाँ पे मार्जिनल नेगेटिव चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो पॉजिटिव था, यहाँ पे इक्वल था ये। इसके बाद गिरना ये था हमारा टीपी, और ये था एमपी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट लगा लो या रिवेन्यू लगा लो, जो भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, नीचे निकलना स्टार्ट हो गया, तो ये नेगेटिव पॉइंट पे चला जाता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमारा बनता है लो वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम, जिसमें टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को शो किया जाता है। तो ऐसे डायग्राम आप ज़रूर बनाना। इसके बाद आता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, मांग की कीमत लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहती है हमारी, इट मेजर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये कीमत में बदलाव, मांग में होने वाले प्रतिशत बदलाव का मांग की लोच कहते हैं, ठीक है। आपने इसका फॉर्मूला भी देखा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज मेथड से अगर हम निकालते हैं तो पी प्राइस अपॉन में क्वांटिटी इनटू में डेल्टा, मतलब चेंज इन क्वांटिटी, और डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो इससे क्या निकलती है, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलती है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे हम निकाल सकते हैं इलास्टिसिटी। अगर कोई भी वेरिएबल दे रखे तो आप इसको यूज़ करके निकाल सकते हो। तो हमारा फर्स्ट होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक जो चीज़, मतलब प्राइस जितना ज़्यादा बढ़ रहा है इनकम उतनी ज़्यादा कम हो रही है, प्राइस जितना ज़्यादा कम जा रहा है तो इनकम उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो वो होता है परफेक्टली इलास्टिक। और इन इलास्टिक होता है जीरो वेरिएबल लाइन। इसमें क्या होता है, इसमें तो हमारी क्या होती है, हॉरिजेंटल होती है, इसमें वर्टिकल होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब आपकी कुछ इसमें ज़रूरत की चीज़ें आती है कि प्राइस बेशक कितना भी बढ़ रहा हो, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है जैसे नमक है, माचिस है, वो उतनी ही खरीदी जाती है, ठीक है। तो ये इन इलास्टिक हो जाता है। देखो, इलास्टिक होती है एक रबड़, उस वो जितनी ज़्यादा कम ज़्यादा होती है उसे इलास्टिक बोलते हैं। इन इलास्टिक मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। यूनिटरी मतलब थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये था प्राइस 5 से 10 हो गया, लेकिन हमने गुड्स क्या थी 5 से 10 नहीं, हमने 5 से 6, बस इतना ही चेंज आया हमारे अंदर, ठीक है। पहले 5 खरीद रहे थे, अब 10 हो गया, तो प्राइस हम क्या कर खरीद रहे हैं, बस इतनी सी ही बढ़ाई हमने, इससे ज़्यादा नहीं की। तो ये हो जाता है यूनिटी, मतलब थोड़ा सा चेंज होना। रिलेटिवली इलास्टिक ज़्यादा चेंज होना, मतलब प्राइस 5 से, जैसे 5 था, 5 से 10 हो गया, लेकिन हमने क्या है, ग्रेटर दैन, ज़्यादा खरीद लिया। 5 से 10 हुआ तो हमने सीधी क्या है, 10 15 चीज़ें खरीद ली, ठीक है। तो पहले प्राइस 5 था तो हम 5 खरीद, 10 हो गया तो हम इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, सीधा 15 खरीद ली। तो ये होता है हमारा ग्रेटर दैन। और लेस देन 1 का क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है, स्टीपर कर्व होता है गाइस। इसमें मतलब इनइलास्टिक होता है, ये लेस देन होता है कि प्राइस जैसे कितना भी बढ़ा लो लेकिन फ़र्क हमारा सिर्फ मामूली सा होएगा। प्राइस या घटा लो, जैसे 10 था प्राइस, उससे 5 आ गया, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है वो लिमिटेड लिमिटेड ही खरीदी जाती है, चाहे कितना ही कम ज़्यादा हो जाए उस पर कोई ज़्यादा कीमतों पे असर नहीं पड़ता उसकी डिमांड पे। तो प्राइस 10 था तो 5 खरीद रहे थे, 5 आ गया तो बस 7 हो गया, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो स्टीपर कर्व हो गया। तो आई होप आपको ये मतलब डायग्राम समझ में आया होगा। आप इस डायग्राम को खुद बना के देखना। तो ये था हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। देखो, ये सारे टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं, फुल चैप्टर है, इसको समझाने में पूरा टाइम लगेगा। मैं एक ये क्विक रिवीजन करा रही हूँ आपकी एग्ज़ाम से ओरिएंटेड, क्योंकि इस टाइम पे आपको पूरा सिलेबस कराने का टाइम नहीं है। तो आप ये क्विक रिवीजन करके एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ तो लिख के आओ एग्ज़ाम में। इससे आपने पहले कभी भी पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा या ग्रेजुएशन में अभी भी पढ़ा होगा, तो आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे एग्ज़ाम को, ठीक है। इसके बाद आता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मैंने मार्केट की एक वीडियो और डाल रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, जिसमें मैंने तीनों मार्केट को शो कर रखा है और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है वो क्वेश्चन, तो उसको ज़रूर देखना आप, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा मोस्टली मार्केट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें तो मैंने तीनों चारों को एक्सप्लेन कर रखा है। एक का भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाओगे।
तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, जहाँ पे फुल कंपटीशन होता है। अब मार्केट विद मैनी बायर्स, बायर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट फॉर्म्स एंड प्राइस टेकर, ये प्राइस टेकर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे खरीदार और बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बेचने वाले खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये इसकी फीचर्स है, कई बार फीचर्स पूछ लेता है। होमोजीनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कोई भी आ सकता कोई भी जा सकता। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, मार्केट की क्या होती है? उसे परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है। ये डायग्राम दे रखा है, अगर आप इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो, इसमें इतनी डायग्राम की जरूरत होती नहीं है। मोनोपोली मार्केट क्या होती है? मोनोपोली मार्केट होती है एकाधिकार बाजार। इसमें देखो कंपटीशन की बात नहीं कह रखी है, तो इसमें कंपटीशन नहीं होगा। तो ऐसा बाजार जहाँ किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, ठीक है। जैसे रेलवे, रेलवे गवर्नमेंट चलाती है, मतलब रेलवे डिपार्टमेंट चलाता है, तो उसका कोई कंप्यूटर नहीं है, वो चाहे वो प्राइस मेकर होती है, वो जो चाहे वो प्राइस रख सकती है, और उसके कंप्यूटर में कोई नहीं आ सकता, ठीक है, कोई नहीं है। तो इसलिए ये किस में आती है? मोनोपोली मार्केट में आती है। इसमें मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है, ठीक है। और मार्जिनल कर मस्ट कट मार्जिनल कर फ्रॉम बिलो, जैसे ऐसे कटता है इसमें, ठीक है। तो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करते रहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा मोनोपोली मार्केट हो जाता है। इसके बाद आता है कॉस्ट कर्व, AC एंड MC। ACM मतलब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट डिटरमाइन द कॉस्ट एफिशिएंसी। देखो मार्जिनल कॉस्ट मतलब अगर कम है एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा? नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब दो हो जाते हैं हमारे, जैसे अभी एक डायग्राम में समझाती हूँ मैं आपको। देखो कैसे बनता है ये AC और MC कर्व, अगर हम बताते हैं ये O X और Y है। जो हमारा AC का कर्व होता है वो क्या होता है? मतलब MC कर्व हमेशा AC कर्व से पहले ही बदलता है, ठीक है। MC पहले गिरता है और AC से पहले ही बढ़ना शुरू कर देता है। और जो MC कर्व होता है वो AC कर्व को उसके मैक्सिमम पॉइंट पर ही कट करेगा, ठीक है। और दोनों U शेप के होते हैं, क्योंकि शुरू में प्रोडक्शन बढ़ाने से फ़ायदा होता है और लो ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और बाद में खर्चा बढ़ने लगता है। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? अभी बताया ना मैंने, पहले MC गिरेगा और बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? MC। उसके बाद AC आएगा ऐसे। ये दोनों U शेप में बनेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट, जो पॉइंट होगा वो ये होगा, ये इनका लोएस्ट मिनिमम पॉइंट होता है जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे के इक्विलिब्रियम पॉइंट भी लिख सकते हो जहाँ पे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो ये हमारा AC और MC का वो हो गया कि कैसे कट करते हैं। अगर इसके बारे में और समझे हम, ये शेप ऐसे क्यों जाती है या फिर ऐसे क्यों होता है, एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे मान लो कोई भी चीज़ है कि प्रोडक्ट बनाने में हमें कितना खर्चा हुआ, 100 रुपये लगाए हमने, ठीक है। अगर आपने 10 पेन बनाए, 10 पेन और 100 रुपये में बनाए, ठीक है, तो हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 100/10। तो ये क्या आ गई? हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई। अब इसी तरह हम मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से टोटल खर्चे में कितना बदलाव आया। अगर 10 पेन का खर्चा 100 रुपये था, ठीक है, और 11वां पेन बनाने का खर्चा 108 आ गया, ठीक है, हो गया। तो उस एक एक्स्ट्रा पेन की जो कॉस्ट होगी वो मार्जिनल कॉस्ट होगी, ठीक है। तो ये 8 रुपये क्या होगी? इसकी मार्जिनल कॉस्ट होगी, ठीक है। आगे समझ में? तो ऐसे आप टेबल से और इससे दोनों से एक्सप्लेन करके आ सकते हो, ठीक है। अब आता है हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन में कब आता है? वह स्थिति जब बाजार की मांग और उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, मतलब डिमांड और सप्लाई क्या होती है? इक्वल होती है। प्राइस 10 रुपये था, डिमांड हमने 50 की, सप्लाई कितनी? 10 हो रही थी, ठीक है। तो ये क्या है? शॉर्टेज आ रही है, क्योंकि सप्लाई 10 ही हो रही है, लोग डिमांड 50 की करें, तो 40 की क्या होगी? शॉर्टेज आ गई। जब प्राइस बढ़ गया, 20 रुपये हो गया, तो डिमांड लोगों ने कम कर दी,
और सप्लाई भी क्या हो गई, इन्होंने देखो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लायर के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो वो भी थोड़ी सप्लाई ज़्यादा कर देगा, लेकिन प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड तो कम हो जाएगी ना। तो ये पॉइंट जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल आ गए ना, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। इसके बाद मतलब डिमांड इक्वल टू सप्लाई, इसके बाद प्राइस 30 था और बढ़ गया तो डिमांड और कम हो जाएगी। अब सप्लाई हम क्या 50 कर दी, अब प्राइस पैसा उसके पास ज़्यादा आया था सप्लायर्स के पास, उसने सोचा और ज़्यादा कर देता हूँ, तो वो क्या आ गया हमारा सरप्लस में आ गया। डिमांड कितनी थी 30, लेकिन उसको फ़ायदा उतना ही हो रहा था, यहाँ पे शॉर्टेज थी सप्लाई की और यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, यहाँ सरप्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका यही होता है डायग्राम। एक्स एक्सिस पे अगर हम बनाएंगे तो डिमांड कर्व जो होता है स्लोप डाउनवर्ड होता है फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट, ऐसे ऐसे जाता है। ठीक है, सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट और द इंटरसेक्शन पॉइंट इज ई, जो इक्वल ये बनेगा हमारा ई पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आते हैं, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है। यहाँ भी 10 और सॉरी 30 का बनाया था ना हमने ये टेबल 30। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारी इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा एक और टॉपिक आता है जिससे बार बार पूछा जाता है, पीपीएफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीएफ क्या होता है, अवसर लागत होती है। ठीक है, पीपीएफ हमारी होती है अवसर लागत एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीएफ अवसर लागत नहीं होती, ये तो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फैक्टर, और ये होता है हमारा मतलब अवसर लागत जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। तो जब दो वस्तुओं के उन संयोजन मतलब जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनता है जो एक अर्थव्यवस्था बना सकती है, किसी विकल्प को चुनने के लिए जो दूसरा विकल्प छोड़ना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवसर लागत। जैसे मान लो हमें क्या था, जैसे इसने कॉम्बिनेशन बना रखा गन्स और बटर का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन था, जब 100 यूनिट खरीद पा रहा था वो गन्स की, तो बटर की 0 खरीद पा रहा था। ठीक है, लेकिन इसने 90 खरीद ली, इसकी 10 छोड़ दी, तो अब 10 ये बटर खरीद सकता है। यहाँ पे सी ने क्या किया 70, तो इसने 20 क्या खरीद लिए, बटर खरीद ली। तो इसने क्या किया, एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ का क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, इसका कैसे बनता डायग्राम हमारा, हमेशा ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक वस्तु को छोड़ के हमने दूसरे को क्या दी, अपॉर्चुनिटी दी। जैसे चाय है, चाय का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या खरीद कर लेंगे, वो खरीद लेंगे, मतलब कॉफ़ी खरीद लेंगे। तो चाय को छोड़ के हमने किसको अपॉर्चुनिटी दे दी, कॉफ़ी को दे दी। ठीक है, तो ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, अब मोनोपोली पढ़ा था हमने और परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था। तो कंपटीशन जहाँ आता है वहाँ पे एक सेलर बायर तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे हमारे सेलर्स और बायर्स लार्ज नंबर में होंगे। ठीक है, तो ऐसा बाजार जहाँ विक्रेता होते हैं लेकिन हर कोई थोड़ा अलग डिफ्रेंशिएट उत्पाद बेचता है, मतलब थोड़ा या तो ब्रांड में या साइज में या क्वालिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलता है। ठीक है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स लाइक शैम्पू है। ठीक है, कोई डव बेच रहा है, कोई क्लिनिक प्लस बेच रहा है, कोई सनसिल्क बेच रहा है, तो ऐसे अलग अलग होते हैं उनका साइज़, उनकी लुक, उनका प्राइस, उनके ब्रांड अलग होते हैं, काम तो एक ही होता है। तो ये क्या होते हैं हमारे सब मोनोपोलिस्टिक में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या इसके फीचर्स क्या क्या होती है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मतलब ब्रांड क्वालिटी साइज अभी बताया था मैंने। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, हैवी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। अब टीवी में देखो किसी किसी चीज़ की कितनी ज़्यादा ऐड आती है। ठीक है, तो उस टाइप की ऐड करके हम क्या करते हैं, उस चीज़ को एडवर्टाइज करते हैं, तो वो किस में आता है, हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इसके बाद आता है नॉन प्राइस कंपटीशन। इसमें प्राइस का कोई कंपटीशन नहीं होता क्योंकि सबकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू होती है कि उसमें कितना उनका जो खर्चा है। जैसे कोई अच्छा शैम्पू है डव वगैरह, वो थोड़ा महंगा होता है, क्लिनिक प्लस वगैरह है वो थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, तो जिसमें जितनी ज़्यादा कॉस्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किए जाते हैं। अब इसका अगर डायग्राम बनाना चाहे तो हम एक्स एक्सिस आउटपुट पे लेंगे, हम प्राइस कॉस्ट है। सिमिलर मोनोपोली इसमें वैसे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग ए आर एंड एम आर। ठीक है, इसमें ए आर और एम आर ऐसे जाते हैं, ऐसे air and M are curve here and a flatter more elastic compared to a monopoly। तो ये हमारा क्या हो जाता है,
मोनोपोली मार्केट। इसमें क्या होता है हमारा MR हमेशा क्या होता है, नीचे होता है और AR ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। आप खुद फर्स्ट एग्जाम देंगे, आप उसमें खुद चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन इस वीडियो में से आ रहे हैं। और मैं गारंटीड देती हूँ कि इसमें से 70% क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। इधर उधर घुमा फिरा के पूछेंगे, लेकिन क्वेश्चन इन टॉपिक से जरूर निकलेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से करना है इसको। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटती सीमांत उपयोगिता। जब लगातार किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है तो हर अगली इकाई से मिलने वाली संतुष्टि क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ठीक है। मतलब एज ए कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर यूनिट, एक कंज्यूमर जो कस्टमर है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच एक्स्ट्रा यूनिट डिक्लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अगली इकाई मतलब कोई ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन करके एक लिमिट होती है ना। जैसे मान लो किसी को भूख लगी थी, उसने क्या किया, जूस पिया, एक गिलास जूस पिया, तो उसको वो फुल्ली सेटिस्फाइड था उस चीज़ से, ठीक है। तो उसके बाद उसने एक और गिलास लिया, क्या उसको अब उतनी भूख लगी है या प्यास लगी है कि वो उस पूरे गिलास को पिए, उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितनी फर्स्ट में मिली थी। तो ऐसे ऐसे उसकी कम होती चली जाएगी। अब तीसरा गिलास भी ले लिया, वो आधा ही पी पाएगा, चौथा भी ले लिया, वो पी ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हमारी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी माइनस में चली जाती है, ठीक है। तो जैसे यूनिट कंज्यूम की उसने एक, टोटल यूटिलिटी थी 20, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 थी, ठीक है। उसने सेकंड यूनिट ली तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ गई, 35 हो गई, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, मतलब जो सेटिस्फैक्शन मिलनी थी अब वो कम होती चली जाएगी, तो वो 15 हो गई। यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम थी, इसके बाद कम होती चली जाएगी। अब उसने जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, मान लो उसने क्या तीसरा गिलास लिया तो 45 टोटल यूटिलिटी उसकी ये होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी कम होती चली जाएगी। अब ये 10 हो गई, 4 पे वो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वो ले ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब 50, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता भाई, बस उसने ओवर बोल दिया, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा वो। इसके बाद नेगेटिव, अगर उसके बाद भी ज़बरदस्ती करे तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो अब उसके लिए वो मतलब वो जूस नहीं, वो क्या है, मतलब कचरे बराबर है। अगर उसके सामने गिरा भी हुआ तो भी वो उसको नहीं पिएगा, ठीक है, उसको फेंक देगा। तो वो जब फेंकने वाली नौबत आ जाती है तो वो चीज़ माइनस में चली जाती है। तो एक्स एक्सिस अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो पीक पर टोटल यूटिलिटी जाती है, ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं। तो गाइस मैंने इसका पहले भी एक डायग्राम बनाया था, तो एक सेकंड में दोबारा बना देती हूँ। ये देखो, एक बनेगा हमारा टोटल यूटिलिटी का, ठीक है, और इसके नीचे हमारा बनता है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो टोटल यूटिलिटी जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना जूस का, वो ऐसे, ठीक है। और इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये चीज़ जो है ना, ये -5, ये -5 इधर मैक्स इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी, मतलब फॉलिंग एंड पॉजिटिव, यहाँ तक तो पॉजिटिव था, इसके बाद हमारा क्या चला गया, नेगेटिव चला गया। और ये क्या था हमारा टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो OXY, ठीक है, ये क्वांटिटी थी हमारी, क्वांटिटी जो भी हमने जितनी ज़्यादा कंज्यूम की। तो इसका ये डायग्राम बनेगा। तो ये हमारे थे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका एग्ज़ाम मोस्टली कवर हो जाएगा। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप इनको करके जाओगे तो आप इजीली एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। बस मेरा यही है कि आप डायग्राम को अच्छे से समझाना, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना, अच्छे से हाईलाइट करना, टेबल बनाना। इससे क्या होता है कि इंप्रेशन अच्छा जाता है और ये सोचते हैं कि हाँ बच्चे को कुछ आता है तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं मैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें कि आपका एक वीडियो से ही काम चल जाए, तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन आपका कमेंट आने के बाद। अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।